नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम आपके साथ एक डिज़ायर का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। लगभग 18 से 19 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद एक ओनर कैसा क्या फील करता है जब वो बाय करता है मारुति सुजुकी डिज़ायर। जैसा आप सब जानते हैं, प्रेजेंट टाइम पे जो सेडान्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी मार्केट से गायब हो रही हैं। कंपटीशन में और कोई गाड़ी ये बची नहीं है इस डिज़ायर के। तो आखिर ऐसा क्या मारुति सुजुकी अपने डिज़ायर में ऑफर करती है जो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो वो आज पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने वाले हैं शशांक भैया। तो सबसे पहले तो शशांक भैया, बहुत बहुत शुक्रिया एंड मोस्ट वेलकम हमारे लिए समय निकालने के लिए, हमारे चैनल को महत्व देने के लिए। बाकी भैया ट्रैवलिंग करते हैं इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा, इन्होंने घूम रखा है, इनका खुद का व्लॉगिंग का चैनल है, सो उसे भी आप जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये जो गाड़ी है वो किस तरीके से यूज़ की गई है। इतनी चलती है, एक महीने में 4-5 हज़ार किलोमीटर चलती है। इसी महीने में हमने 6,000 किलोमीटर चलाई है बल्कि। तो आप समझ सकते हैं। अब बाकी आपको गाड़ी की कंडीशन देख के भी पता चल रहा होगा कि किस तरीके से गाड़ी को यूज़ किया गया है। एंड ये ओनरशिप एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्पेशल पता है क्यों बन जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ओनर्स होते हैं वो अपनी गाड़ी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बट इस गाड़ी को देख के आपको ऐसा कहीं से भी नहीं लगने वाला है कि इस गाड़ी की केयर की जाती है। ये तो सिर्फ आई थिंक पेट्रोल पड़ता है और ये रोडों पे चलती है, कुछ ऐसा ही सीन मुझे लग रहा है। बिल्कुल, बाकी और कोई काम नहीं होता इससे, सिर्फ इसका चाबी ऑन होती है ना, तो ये आधे ज़्यादा साफ़ नहीं होती है, एक महीने में साफ़ होती है। चलने से मतलब है, रोड पे चलनी चाहिए, पेट्रोल फुल हो बस निकल लो, डेस्टिनेशन भी कभी का नहीं पता होती है। ओके। सो आप इससे मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं जब इंट्रो ही इतना खतरनाक रहा है तो आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो शशांक भैया हम ये बात करना चाहेंगे, जब आप मार्केट में 7.5-8 लाख रुपए लेके निकले थे उस टाइम पे, तो और कौन कौन सी कार्स को आपने कंसिडर किया था? बिल्कुल, हमने i20 चेकआउट करी थी, ये जस्ट होंडे के शोरूम में यहाँ पे, और बलिनो देखी थी, और क्या नाम है, एक्सेंट देखी थी उस समय, और गाड़ियाँ थी इतनी तो फिलहाल देख ली थी, और i20 के टॉप मॉडल i20 नहीं है वो स्पोर्ट वाला जो आता था, वो भी चेक किया था। फिर उसके बाद ये सब पापा को वाली पसंद आई, लेकिन हमें सेडान अच्छी लगती है। तो सेडान तो बनती है फिर। सो मतलब आप समझ सकते हैं i20 वगैरह देखने के बाद भी ओनर ने, और हाईवे पे अगर जिसने ट्रैवल किया है उसे पता चल जाएगा सेडान की वैल्यू क्या है। ओके। तो मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं i20 तक जाने के बाद भाई डिज़ायर पे वापस आए हैं। तो अभी तक का एक्सपीरियंस आपका डिज़ायर के साथ कैसा रहा? डिज़ायर के साथ एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, अभी तक पूरा साथ देती है। इतने हमने खुद ठोकी है इतनी बार, लेकिन फुल साथ देती है अभी भी। और देख सकते हैं आप, उधर एक टेंट भी लगा हुआ है, लेकिन कोई गम नहीं होता ऐसा, कोई अंदर अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। पूरे चारों एक भी बार इसका इंजन नहीं खुला है आज तक, ना तो चार टायरों में दिक्कत है, ना कोई अलाइनमेंट, 1-2 बार अलाइनमेंट कोई दिक्कत हुई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फुल दौड़ रही है, 150-190 आराम से जाती है। सो आप जैसा बता रहे हैं आपकी रनिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं रनिंग कॉस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब आप एक कार को ओन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो फ्यूल है उसके प्राइजेस को देखते हुए आपका इंजन माइलेज कैसी क्या लाके देता है, तो वो भी थोड़ा सा मैटर करता है। बिल्कुल, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फ्यूलिंग निकाल देती है, हाईवे पे पहुंच जाती है वही 17 के करीब, और 17 मेरे लिए बहुत है इस गाड़ी से, अगर 17 दे रही है। जी। और जिस हिसाब से बाकी सिटी में 16 और रहता है, लखनऊ में जैसे भीड़ भाड़ इलाके में तो 16, इसी 16.5 या 16 के बीच ही में रहता है, इससे नीचे तो कभी कभार ही गिरता है अगर एसी फुल रहेगा। वरना मेरा इस गाड़ी का एक और खासियत है, कभी आज तक एसी बंद नहीं हुआ है, ना सर्दियों में ना गर्मियों में। अच्छा, तो परमानेंट आपका मतलब हैवी यूजर्स रहता है। जितने भी जो यूनिट्स बताए हमने एसी पे हैं सारे। ओके। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब आपने 2018 में इसको कंसिडर किया था तो अपने पास डीजल इंजन भी आता था उस टाइम, तो आपने डीजल को कंसिडर क्यों नहीं किया? डीजल जैसे हमें अच्छे नहीं लगता, बस यही है। डीजल जैसे कभी कभार होता है कि डीजल में कहते हैं ना, सर्दियों में जैसे पहले असल में गाड़ी खड़ी रहती थी मेरी, अब ज़्यादा चलाते हैं, पहले खड़ी रहनी, वो होता है सर्दियों में डीजल इंजन बंद हो जाता है, और मेरे पुरानी गाड़ी के साथ हो चुका है। एक दिन जाने वाले तो बंद हो जाता है ना डीजल, तो उसको समझ के हमने उसको नहीं ली। पहले तो आती नहीं थी चलानी ना इतनी, तो उसके हिसाब से ये गाड़ी बेस्ट थी मेरे लिए। खड़ी भी रहती थी पहले, तो ज़्यादा 6 महीने खड़ी रही है आस पड़ोस में, 6 या 7 महीने मेरा भाई चलाता था। उसके बाद दौड़ी है अच्छे से, जितने पेट्रोल में, तो पेट्रोल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। सो इससे पहले आपके पास कौन सी कार थी? इससे पहले सेलिरियो थी, सेलिरियो डीजल वाली। वो भी कुछ खास नहीं लगी, वो 3 बार बंद हो चुकी है सर्दियों में, इसीलिए पेट्रोल से नफरत हो चुकी है। कभी जिंदगी में ऑडी भी ले लेंगे ना तब भी ये पेट्रोल, और कुछ नहीं।
नहीं है। तो अभी जैसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप पेट्रोल की ये पॉजिटिव साइड ज़रूर बता रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि परफॉर्मेंस के मामले में डीजल इंजन एनी डे एनी हाउ पेट्रोल से थोड़े से आगे ही होते हैं, तो वैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इसके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। देखो डीजल की गाड़ी में चलाई बहुत है, पसंद भी है, मतलब इतनी पावर आवर उसकी होती अच्छी है। लेकिन आप अगर जैसे मान लीजिए आप जैसे इसको अगर दिल्ली में शिफ्ट हो रहे हैं तो 10 साल से ऊपर दिल्ली उसमें कोई वैल्यू नहीं है डीजल की, पहली बात तो। और भी बहुत सारी दिक्कत है लखनऊ में, अब उसका अलग से वो बनता है, ये भी चीज़ें हैं इतनी सारी, तो इतना कौन करे, सीधी सी बात है। सो ऑलमोस्ट अभी आप अपनी कार को 19,000 किलोमीटर चला चुके हैं, तो 19,000 किलोमीटर चलाने में आपकी सर्विसिंग वगैरह से रिलेटेड कैसी क्या एक्सपीरियंसेस रहे? सर्विसिंग से रिलेटेड तो थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि हरदोई में जो सर्विसिंग वाले हैं वो खासकर इसकी सर्विसिंग तो नीचे करते हैं। फिलहाल अभी बाहर सर्विसिंग नहीं कराई है, एक बार उस पे दिखाई थी, क्या नाम, मशीन वो नहीं है, जी मैकेनिक्स वाला, हाँ। उस पे दिखाया था एक बार, गो मैकेनिक। हाँ गो मैकेनिक, उस पर जस्ट टायर की यहाँ पे ये लोग तो चेक भी नहीं करते सही से, मतलब उनको बोला था एक बार कि टायर के वो अलाइनमेंट सीधे कर दो, वो भी इन लोगों ने किया। फिलहाल अभी जस्ट 2 साल से एक कोई दोस्त है अपना, तो वो सही करता है इसकी। अच्छा, तो मतलब आप इसकी अच्छा आफ्टर मार्केट सर्विस करवाते हैं? नहीं, अभी भी वही कराते हैं, लेकिन अभी कोई नया बंदा आ गया ना उसमें तो। अच्छा, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके पर्सनल रिलेशंस थोड़े वहाँ पे बन चुके हैं, तो इस वजह से आपका थोड़ा एक्सपीरियंस सही हो चुका है। भाई है वो बिल्कुल सही करता है। तो मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप एज अ नॉर्मल पब्लिक जाते हैं तो हो सकता है आपके साथ उतनी अच्छी सर्विस ना दी जाए। सीधी सी बात है, बिकॉज मारुति के शोरूम में एक गाड़ी तो होती नहीं है, सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां यही है, और तो भीड़ भी सबसे ज्यादा वही लगती है। जी, तो वही दिक्कत है, आप अगर सुबह गाड़ी छोड़ेंगे शाम तक नहीं मिल सकती गाड़ी। सो अभी आपने अपना एक्सपीरियंस तो बता दिया सर्विस का, बट मैं एक्चुअली कॉस्ट जानना चाहूँगा कि जो कॉस्टिंग है वो कितनी पड़ जाती है? कॉस्टिंग अराउंड अगर जैसे 9,000 कभी कार पड़ती है, कभी कार 10,000 पड़ जाती है, या अगर आप जैसे 10,000 जो है सबसे मेजर वाली है। और आप माइनर पे आ जाएंगे तो 7,000 6,000 इतनी रहती है। सो मतलब आप इसकी जो सर्विस कॉस्ट है उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल। सो जितनी हम चलाते हैं उसके हिसाब से सेटिस्फाइड हैं, बिल्कुल। अच्छा। तो चलाने से मुझे एक चीज़ और याद आई, अब मैं आपसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस करने वाला हूँ। सबसे पहला मैं बात करना चाहूँगा, आपने एक सेडान को कंसीडर किया है, तो ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ग्राउंड क्लियरेंस का हमें जब से ली है आज तक दिक्कत ही आ रही है। मेरे ख्याल से 10 बार ये नीचे वाला इसका नहीं पैड है, जी 10 बार या 12 बार हम कुछ चेंज करा चुके हैं, उसकी दिक्कत आती है, लेकिन हमें लगने से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाईवेज पे स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाईवे पे स्टेबिलिटी एक नंबर है जी। और जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ये गाड़ी 180 भागने वाली है नहीं, बिल्कुल नहीं हिलती है इतना, जैसे अगर हम चलाते हैं, बाकी कोई आप चलाए ना चलाए, फिलहाल मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से नहीं हिलती 180, और हम चलाते भी नहीं। 120 मेरी नॉर्मल स्पीड है, जितनी चलती रहती है, कहीं भी चलनी हो 120 तो रहती है, और कोई दिक्कत नहीं होती स्टेबिलिटी में, ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी आई थिंक आपने 2022 में आने वाली डिज़ायर को भी ज़रूर से देखा होगा, सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि आज वो 2022 में लेना वर्थ इट है, या फिर अब हमें किसी दूसरी कार की तरफ देख लेना चाहिए? 2022 वाली लेने का नहीं, इतना तो नहीं पता फिलहाल। ये जो इसका जो ढांचा है, मतलब आगे वाला जो पार्ट है इसका, जी, ये चीज नहीं अच्छी लगती मैं आगे वाली, जो एक नई पार्ट आ गई है। और अंदर जो ये एक्सपीरियंस है, जो इसका ये वाला पार्ट नहीं हो गया, ये आगे वाला पार्ट डैशबोर्ड जो हल्का सा चेंज हुआ है, जी, वो नहीं अच्छा लगता है। और जो सीट की जैसे नहीं होती, और एसी की कूलिंग, जी, इसकी एसी की कूलिंग अगर 2 पे चल रही है तो बढ़िया लगती है, और जो नई वाली है उसका पता ही नहीं लगता एसी कितना वीक है एसी, और हल्की तो हो ही गई है अब तो। हाँ, हल्की तो हो ही गई है। बाकी अभी हम लोग जरा कार के अंदर आ जाते हैं, थोड़ा इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। सो अभी जैसे यहाँ पर जो अपना इंटीरियर है वो बिल्कुल ही बेसिक रहने वाला है, हम भी जानते हैं, वो सब जानते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है जब आप इस प्राइस पे किसी दूसरी कार के साथ गए होते तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर मिल सकता था। जैसे आपने बताया, आपने i20 देखी थी, बलिनो वगैरह देखी थी, तो नो डाउट उनका इंटीरियर इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें सबसे पहले तो एक चीज़ है, स्क्रीन की कोई नीड नहीं है जी। इतनी गाड़ियों में चलानी आती थी कि हमें स्क्रीन की कोई नीड नहीं है। अब लगता है हाँ स्क्रीन की नीड होनी चाहिए। एक चीज़ में कमी लगती है, स्क्रीन जरूर होनी चाहिए इसमें, क्योंकि अब जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है, तो जैसे अगर भीड़ वाले इलाके में होता है कि आप पीछे नहीं देख सकते, अगर आप अकेले हैं
तो या तो आप जैसे अब आप बहुत चला चुके हैं तब भी हो सकता है लग जाए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन स्क्रीन नेसेसरी है, बाकी कोई गम नहीं है। और ये जो इसके स्पीकर्स हैं आज भी एक नंबर बजते हैं। अभी भी जितने स्पीकर आते हैं JBL के जितने भी नहीं टिगोर में आते हैं, इसकी कोई टक्कर नहीं। आप चाहे सुन के देख लीजिए, इसकी फुल आवाज और उसकी फुल आवाज एक नंबर है इसकी। अच्छा बाकी बाकी अभी तक आपने इस कार में ऊपर से क्या क्या काम करवाया है? ऊपर से हमने ज्यादा कुछ नहीं कराया है, एक डैम्पिंग हो रखी है। अच्छा। डैम्पिंग में भी अगर आप लोग किसी को पता होगा तो 3-4 टाइप की डैम्पिंग होती है। जी। एक लेयर होती है, एक माइनर लेयर होती है, एक छोटी लेयर होती है, एक अजीब टाइप की थोड़ी सी येलो आपको लेयरिंग मिल जाएगी, गुड़गांव साइड ज्यादा बिकती है। जी। तो उसमें आप इसमें लगा देंगे तो ये जो है ये जितना बहुत हल्का था पहले गेट, अब ये काफी भारी हो गया। तो बेस जब कवर होती है पूरी सी, वो भी इसमें एक लेयर लगी हुई है। अच्छा। अब लगवाएंगे आगे जाने वाला। गुड़गांव में अच्छी मिलती है, लखनऊ में इसकी ज्यादा वो नहीं है, तो एक ही हम लोगों ने उसमें मेरे दोस्त है जो शॉप है इसकी, उसने एक लेयर लगा दी थी फिलहाल, क्योंकि उस दिन गेट खुला था तो लगवा ली थी हमने। अच्छा। सो उससे आई थिंक म्यूजिक पे एंड जो डोर क्लोजिंग साउंड है उस पे अंतर पड़ता है। हाँ, हल्का सा अंतर पड़ता है। सो अभी थोड़ा सा सुनते हैं डोर क्लोजिंग साउंड को। यस, जो थर्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, नो डाउट इसके ऊपर आपको अंतर पड़ेगा। अगर आपके पास डिज़ायर वगैरह है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप भी डैम्पिंग करवा लें। सो सबसे पहले तो आपने डैम्पिंग करवाई, उसके अलावा और कोई काम करवाया है गाड़ी में भी आपने? डैम्पिंग और ज्यादा कुछ नहीं कराया, बाकी अपना देखो म्यूजिक सिस्टम जितना हमें चाहिए था उतना है इस गाड़ी में। बाकी बीच में हमने बेस ट्यूब, असल में मेरे पास इसी की दूसरी गाड़ी है, इसी बेस में वो 1 लाख किलोमीटर लगभग चल चुकी है, बिल्कुल सेम यही गाड़ी है। 1 लाख का मतलब 1 महीने का अंतर था इन दोनों गाड़ी में। वो सिर्फ लखनऊ से ली थी या हरदोई से ली थी। और उस वाली गाड़ी में बेस ट्यूब रखा हुआ है पीछे साइड डिग्गी में, लेकिन उसका कोई जैसे अगर वो ये इसका एक्स्ट्रा बेस, अगर आप इसका फुल बेस कर देंगे और तब भी गाड़ी अच्छी बजती है, और इसके साथ तो और मजा ही है लगवाना। बाकी कैबिन स्पेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे फ्रंट रो एंड सेकंड रो में? स्पेस के मामले में बहुत अच्छी गाड़ी है बिल्कुल। हम जैसे जितनी मेरी हाइट है 5'4" है, और ज्यादा मेरे घर में सब इतनी ही है, और 6 फीट का आदमी आराम से बैठ सकता है। और सबसे बढ़िया बात जो इसमें जो सीटिंग है, जैसे ये जो ये पार्ट है ये अंदर आ जाता है जैसे, और जो बाकी गाड़ियां थी बलिनो वलिनो जितने भी चेक करी वो सीधे पैटर्न पे बनी हुई है। अच्छा। पीछे वाली सीटें हैं इसकी वही आप पीछे जिसकी ये पार्ट है इसका आगे। हाँ, तो इसका ये पार्ट आपको दिखा रहे थे जी। ये वाला जो पार्ट है इसका, जो ये इंक्लाइनमेंट है, जैसे नहीं ये इतना नहीं अच्छा है, लेकिन ये इंक्लाइनमेंट बहुत अच्छा है। जैसे फील नहीं आती एक अंदर को कवर जो प्रीमियमनेस है वो पता चलती है। बाकी जो गाड़ी में वो सीधा जो पैटर्न नहीं बना, सीधी बनी है, खड़ा रहता आदमी, वो नहीं अच्छा लगता। अब जैसे इसमें आप अगर माँ बाप आप घुमाएंगे बिल्कुल और साथ में घुमाएंगे, बिल्कुल फील आता है जैसे आराम से 2 लोगों के लिए कतई चौकस कतई गाड़ी आती है। और बिल्कुल आप 6 फीट का बंदा फुल आप बैठिए इधर पे है, तब भी आराम से बैठ सकता है आदमी। अच्छा। कोई उसका वो नहीं है। सो मतलब आपको इस गाड़ी में आगे ड्राइव करने में ज्यादा मजा आता है या फिर पीछे बैठने में ज्यादा मजा आता है? अगर हम पूरे अगर मेरा घंटे गिने जाए 20 घंटे पीछे नहीं बैठे हैं। अच्छा। तो हमें ड्राइव कर, जिंदगी में ड्राइव ही की है, या तो उधर बैठे हैं जी या तो इधर बैठे हैं बस। अच्छा। सो अभी फाइनली हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं जिसके लिए जनरली सेडान्स फेमस होती हैं, बूट स्पेस के बारे में। तो बूट स्पेस में चलने से पहले हम टेल गेट का एक्सपीरियंस आपके साथ पूछना चाहेंगे। ये इतना सा हल्का टेल गेट कभी कभी आपको इरिटेट नहीं करता है? बिल्कुल इरिटेट नहीं होता है, और उल्टा फायदा होता है कि एक उंगली से उठ जाता है। इसमें हाइड्रोलिक की हमें लगता है नेसेसिटी भी नहीं है, हमें ऐसा नहीं होता है हाइड्रोलिक एक उससे पुश हो जाता है जी, आराम से। जैसे अगर मेरे पास सामान भी ज्यादा होता है तब भी आराम से खुल जाता है। बाकी इसमें आपको कभी बूट स्पेस की तो कमी नहीं फील हुई? स्पेस की दिक्कत नहीं हुई है, आराम से बहुत अच्छी खासी बूट स्पेस है, शायद 470 के आसपास है शायद ना, जी पता नहीं है, लेकिन अच्छी खासी सब कुछ रखा गया है इसमें, बोरी से लेकर सब कुछ, आटा भी सारे मिल जाते हैं। ओके। सो ये चीज देख सकते हैं। बाकी आपकी कभी गाड़ी पीछे से टच वगैरह तो नहीं हुई है? अब पीछे से टच नहीं हुई है, जब से ये लगवाया है जी। यहाँ पे एक बार टच हो चुकी है, इसको चेंज करवा चुके हैं हम 2 बार जी। इसको जैसे पीछे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बाइक चलाते हैं, उनको बाइक रोकने की तो आदत होती नहीं है जी। बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये इसी में मारते हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली आप किसी भी गाड़ी में ये लगवा लीजिए जरूर। अच्छा। आपका इतना है कि ये बैक पोर्शन इतना बचा रहेगा। सो अभी इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह तो आता नहीं है, सो वो चीज़ मैं पूछना भी नहीं चाहूँगा। अभी आपने तारीफें तो गाड़ी की बहुत कर दी,
अब इतना ज़्यादा कार चलाने के बाद, जैसे आपने बताया आपके पास दूसरी डिज़ायर है, वो लगभग 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, ये भी 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो 1,20,000 किलोमीटर आप डिज़ायर यूज़ करने के बाद आपको इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या लगे? नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि कभी कभार जैसे माउंटेन्स पे दिक्कत होती है जी। बाकी और दिक्कतें हैं ये क्या नाम है, स्क्रीन की दिक्कतें हैं बाकी जी। और ऐसा कोई इतना नहीं है, हमें जितना अपना चलाया 1 लाख किलोमीटर के बाद भी दिक्कत नहीं आई है इतनी। अभी आपका कोई बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा हो जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें इस कार के साथ? अल्टीमेट एक्सपीरियंस एक्सीडेंट्स क्या? नहीं, मतलब ऐसा कोई जो आपका मेमोरी बन चुका हो, मेमोरी कुछ नहीं जैसे है, कहीं गए हो वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस रहा हो या उस टाइप से? मेमोरी एक बार एक इंसिडेंट हुआ है लखनऊ में। जी। जस्ट ये वाली गाड़ी लेके गए थे एक मेरे दोस्त के साथ, यही गाड़ी सेम कलर है और रैंडमली ऐसा होता नहीं है कि आपको यही कलर की गाड़ियां 10-12 एक साथ मिल जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लगा है। उस समय चेकिंग हो रही थी तो हम लोग की चेकिंग नहीं हुई थी, ऐसा लग रहा था 10-12 गाड़ियां जा रही हैं। हाँ। तो फील आ रहा था ना इसमें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ब्लैक उनके भी है, ब्लैक जाता मेरे दोस्त के, तो वो एक्सपीरियंस में अलग लगता है। बाकी एक एक्सपीरियंस अलग है जी। ये जो हम लोग मनाली जब गए थे जी। तो मनाली पे इसकी जो ये टायर रिवर्सिंग, अगर आप बाकी गाड़ियां इस समय की नहीं है जितनी भी हैं, ये गाड़ी आराम से चढ़ रही थी मनाली में। और जो बाकी इस समय मेरे पास एक और नई गाड़ी है सबसे लेटेस्ट वाली नेक्सॉन जो ले रखी जी है, जी जी। वो फेल हो रही थी इस मामले में, तो इसलिए हमें और अच्छी लगती है। बाकी नीचे से लग जाती है उतना वो चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मतलब अभी तक का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस कार के साथ काफ़ी ज़्यादा सही रहा है एंड आप इससे बिल्कुल 100% सेटिस्फाई भी हैं? बिल्कुल, दोनों कारों से बिल्कुल सेटिस्फाइड है। भले कितनी ये कम चली है कोई दिक्कत नहीं है, ये वो भी उतनी हो जाएगी, ये भी पहुंचाएंगे ना उसको वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों कारों से कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। सो अब आप देख सकते हैं, आपने ओनर के मुंह से सुन लिया है कि ये जो डिज़ायर है वो अभी भी इतनी ज़्यादा सेल क्यों होती है, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप हैचबैक लेना चाहते हैं तो जो हैचबैक में फीचर्स मिलेंगे, जितनी ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी वो तो आपको यहाँ पे मिल ही जाती है। प्लस एनी डे एनी हाउ एक सेडान कार जो है वो हैचबैक से कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम होती है, चलने में और ज़्यादा अच्छी होती है, स्पेस के मामले में भी अच्छी होती है। बाकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर हम ज़्यादा कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ अच्छी मिल रही है तो दूसरी जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट द मारुति सुजुकी डिज़ायर। ऐसा तो कुछ अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस रहा। आपका क्या सोचना है इस कार के बारे में, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। And if you keep me close